हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में। ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव रोग के बारे में। ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं और इनके सिम्टम्स या पहचान क्या क्या हो सकती है, इनके कॉजेज़ क्या क्या है, ये किस किस चीज़ों से हो सकता है, और अगर किसी को कोई रोग हो गया हो तो उसके कितने स्टेजेस हो सकते हैं या फिर फेजेस हो सकते हैं, इसकी पहचान और बचाव कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन होती है और इसके कुछ स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे कि नॉर्मली एक हेल्दी इंसान होता है, हेल्दी बॉडी होती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, वो डेली रूटीन के काम आसानी से कर पाता है। उसे कोई रोग हो जाता है अगर, वो उतनी स्पीड से कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं उस रोग के वजह से। यही उसके शरीर पर उस रोग का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका जो शरीर है हेल्दी ना होकर के डिजीज्ड हो जाता है, उसे बीमारियां हो जाती हैं और इसके कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के बारे में। साइंस मतलब उसकी पहचान और लक्षणों के बारे में, कैसे हम जानेंगे कि हमें बीमारियां हो गई हैं। तो किसी भी बीमारी के होने पर उसको हम मेज़र कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, किसी को कोई रोग या फिर कुछ परेशानियां हो गई हैं स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे कि जो वाइटल साइंस होते हैं हमारे बॉडी के, वाइटल साइंस का मतलब हमारे बॉडी के लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, इनमें कोई चेंज आ जाता है, ये किसी बीमारी या रोग का इंडिकेटर माना जाता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी या रोग हो गया है या आपके शरीर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई हैं। इसी वजह से आपके वाइटल सिग्नल्स जो होते हैं बॉडी के, जो बेहद ज़रूरी होते हैं, उनमें बदलाव आने लगता है। वाइटल साइंस क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी में? जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर की बात की जाए तो ये नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाएगा यानी कि हमें फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये एक साइन हो गया। दूसरा है हमारी बॉडी का हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर बढ़ने लग जाए, नॉर्मली हार्ट रेट हमारी बॉडी का 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन अचानक से हार्ट रेट बढ़ने लग जाए तो भी हम ये कह सकते हैं कि हमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं शुरू हो रही हैं और हमारी ब्रीदिंग रेट हाई होने लगे या फिर काफ़ी स्लो होने लगे नॉर्मल कंडीशन से। नॉर्मल होता है 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट, तो या तो इससे ब्रीदिंग रेट नॉर्मली से कम होने लगे या नॉर्मल से बढ़ने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, या ब्लड प्रेशर जो होता है वो घटने या बढ़ने लग जाए। तो ये हो गए कुछ वाइटल साइंस जिनमें बदलाव आने लगते हैं। और अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। कुछ सिम्टम्स जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, पेन होने लगना, या फिर स्वेलिंग आ जाती है, या हम कह सकते हैं कि बाहरी लक्षण कुछ भी दिखने लग जाए, बॉडी पर रैशेस होने लग जाए, रेडनेस आने लग जाए, भूख न लगे। तो ये सभी होते हैं लक्षण जिन्हें हम बाहर से फिजिकली एग्जामिन करके, देख करके बता सकते हैं कि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एसिम्टोमेटिक होती हैं या सब क्लिनिकल होती हैं, जिनका कोई लक्षण नहीं शो होता है, दिखता ही नहीं है, तो इनको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके कोई साइन और सिम्टम्स या फिर लक्षण और पहचान ही नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इस तरह की बीमारियों को हम एसिम्टोमेटिक डिजीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज़ के कितने टाइप हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, किसी को कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई तो कोई भी प्रकार हो सकता है उस बीमारी का। तो मोस्टली ये दो
पार्ट में डिवाइड होता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज, इसका मतलब वो बीमारी जो बचपन से ही किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, उसे कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज में जैसे बहुत सारे लोगों को बचपन से ही पोलियो होता है, या फिर उनको आंखों से या फिर कान से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। उसी तरीके से एक्वायर्ड डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीजेस वो होती हैं जो जन्म के बाद आती हैं। एक्वायर्ड से ही साफ पता चलता है किसी बीमारी को एक्वायर किया गया या अडॉप्ट किया गया हो। तो जब कोई जन्म ले लेता है उसके बाद उसको डिजीज हो जाती हैं, तो हम ऐसे डिजीज को एक्वायर्ड डिजीज कहेंगे, वो एक्वायर की गई हैं जन्म लेने के बाद। और कॉन्जेनाइटल वो कहेंगे कि बच्चा पैदा होने से पहले ही डिजीज से ग्रसित हो गया था और जन्म लेने के वक्त भी वो बीमार ही पैदा हुआ। अब एक्वायर्ड डिजीज में दो प्रकार हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या होता है, कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सके। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से कोई डिजीज हो रखी है, कोई बीमारी हो रखी है, तो वो अगर किसी हेल्दी व्यक्ति या फिर जिसको कोई डिजीज नहीं है उसके संपर्क में आएगा तो वो उसे भी डिजीज दे देगा। एक तरीके का ट्रांसफर करते हैं, तो कम्युनिकेट हुआ, इसलिए हम इसे कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी कई सारे टाइप्स हैं। पहला है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव का मतलब कि आपके किसी बॉडी का वाइटल ऑर्गन, जैसा कि हार्ट में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, किडनी सही से काम नहीं करता है, कुछ उसमें मैल फंक्शनिंग हो जाती है। मैल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन से सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे किडनी का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, तो वो सही से काम नहीं कर पा रही है। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, लेकिन मैल फंक्शन होने के बाद वो सही से पंप नहीं कर पाता है, उसके कुछ वॉल्व में खराबी आ जाती है या और भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरीके की डिजीज होती है डीजेनरेटिव डिजीजेस, मतलब कुछ भी डीजेनरेशन हो जा रहा है। दूसरी डिजीज हमारी है डिफिशियंसी डिजीजेस। ये डिजीज डिफिशियंसी यानी कि किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, जैसे किसी विटामिन्स की या फिर प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट्स की, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसकी कमी से होने वाले रोग को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। अब दूसरी बात करते हैं एलर्जीज की। कुछ जो एलर्जीज होती हैं, जैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, वो जब वो खा लेते कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वो ऐसे लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। किसी सब्सटेंस के प्रति हमारा हाइपर सेंसिटिव होना एक एलर्जी कहलाएगा। अब बात करते हैं कैंसर की। ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ही आएगा। ये अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है सेल और टिश्यूज़ की, कैंसर होता है। और हम फिर बात करते हैं अदर डिजीजेस की, जो बहुत सारे वेरियस फिजिकल एजेंट्स के द्वारा हो सकता है या फिर उनका कोई और भी रीज़न हो सकता है बीमारी फैलाने का। तो इस तरीके से इन सारी डिजीज़ में हम ये देख सकते हैं कि ये सभी पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। जी हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज़ ही होती हैं। मतलब कहने का कि कोई भी ऐसी डिजीज़ जो डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सके। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो ऐसी डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। अब ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? कुछ पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैला सके, तो उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ये हमारे लिए हमेशा घातक ही होंगे, इन्फेक्शन कॉजिंग होंगे। ये पैथोजन सेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगस, और ए सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरॉइड्स भी वायरस का ही एक पार्ट होता है। प्रियॉन्स की बात करें तो ये प्रोटीन पार्ट होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। प्रियॉन्स को हम इन्फेक्शियस प्रोटीन कहेंगे जो डिजीज कॉज करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज होंगे वो इन्फेक्शियस होते हैं मोस्टली, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आराम से फैल सकते हैं, या तो डायरेक्ट मैकेनिज्म से या
इनडायरेक्टली। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। चिकन पॉक्स ले लेते हैं, एक पर्सन को अगर हुआ होता है तो वो दूसरे को भी कर सकता है। कॉलरा है, कॉलरा भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा या फिर यूज़ की हुई चीज़ों को हम यूज़ करते हैं तो हम मतलब वो पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब जी हाँ, जो चल रहा है कोविड-19 आजकल, ये भी पर्सन टू पर्सन फैलता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और ये काफ़ी इन्फेक्शियस भी है और फैटल है, जानलेवा है। कितने लोग इससे मर गए और मर रहे हैं, इन्फेक्टेड हैं और बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। मोस्टली हमें दिख जाते हैं, जनरल या कॉमन सिम्टम्स हम कह सकते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के होते हैं। देखिए, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है या फैटिग होगा। फैटिग का मतलब थकान सी लगेगी, डिजीनेस फील होगा, मसल्स में पेन हो सकता है या फिर कफिंग हो सकती है। ये सभी जनरल सिम्टम्स में आते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, मतलब जिनसे ये फैल सकता है, जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। पहला है बैक्टीरिया। दीज वन सेल ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस। ये बीमारी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट हो गया, गला खराब हो जाता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी है। ये सभी डिजीजेस बैक्टीरिया से ही फैलते हैं और ये काफ़ी इन्फेक्शियस होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं वायरसेस की। जो बैक्टीरिया से स्मॉल होंगे वायरसेस, ये भी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी रखते हैं और हायर एबिलिटी रखते हैं। इनके एग्जांपल्स में हम ये देख सकते हैं, ये कॉमन कोल्ड से लेकर एड्स तक बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल होती हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं फंगस की, यानी कि जो फंगस होते हैं वो मेनली स्किन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, कुछ अदर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। इनमें रिंग वर्म हो गया, एथलीट फूट हो गया, ये सब फंगस से ही होते हैं। अभी आजकल जैसे म्यूकरमाइकोसिस चल रहा है, ब्लैक फंगस डिजीज़, येलो फंगस डिजीज़, इन सब के भी कॉजेटिंग एजेंट जो है वो फंगस ही हैं और ये लंग्स और नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। चौथा है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी कैरियर के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे कि मॉस्किटो है, ये एक पैरासाइट को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। अब वो पैरासाइट हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब जाहिर सी बात है, जो इन्फेक्शन हम किसी पर्सन से पर्सन नहीं फैल रहा है उसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। ऐसे डिजीज़ जो किसी पैथोजन यानी कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट से नहीं फैलते हैं। इनके होने का कारण कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, या आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है जिसकी वजह से आपका ऑर्गन जो है सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या आपके जीन में बदलाव आ गया हो, डीएनए या आरएनए में बदलाव आ जाता है तो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाती हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल हो सकता है कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ अन्य फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग, कोई ओल्ड पर्सन है उसको भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी काफ़ी जल्दी एक्वायर कर लेगा। और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकती है किसी को, या फिर उसका लाइफस्टाइल सही नहीं है। इन सभी कारणों से भी ये डिजीज़ फैल सकती हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कैंसर है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, एस्थमा है, हाइपरटेंशन है और हार्ट डिजीजेज़ हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल या हमारी इम्यून सिस्टम के फंक्शन पे डिपेंड करता है। कैंसर है जो जीन म्यूटेशन से हो जाता है, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। एस्थमा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर, उसका एक एग्जांपल हो गया। हाइपरटेंशन है, कुछ लोगों को हाई बीपी एंड लो बीपी की दिक्कतें रहती हैं। अब हम कुछ बात करते हैं एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। ये एक तरीके की कंडीशन कह सकते हैं, डिजीज़ का एक टाइप कह सकते हैं। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, इनका हम ट्रीटमेंट लेते हैं और ठीक हो जाती हैं। क्रोनिक डिजीज़ वो होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं
और ठीक नहीं होती है, हम दवा करते रहते हैं और काफ़ी सीवियर हो जाता है ये। एक्यूट डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये जनरली मेजर इफ़ेक्ट भी कॉज़ करती हैं हमारे हेल्थ पर, लेकिन ये काफ़ी कम समय तक के लिए होती हैं। और क्रोनिक डिजीज़ जो होता है ये काफ़ी लंबे समय तक हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालता है। एक्यूट डिजीज़ में हम थकान फ़ील कर सकते हैं, इसमें वेट लॉस जैसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इनके एग्ज़ाम्पल्स में हम कॉमन कोल्ड ले सकते हैं, फ्लू या अस्थमा ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, तो ये एक तरीके का एक्यूट डिजीज़ हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड को इसीलिए कॉमन कहते हैं क्योंकि ये कॉमनली होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार की डिजीज़ को हम एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। अब हम क्रोनिक की बात करते हैं, तो इसमें एक ही फीलिंग जो होती है वो पूरे टाइम तक रहती है। जैसे किसी को थकान हमेशा है तो वो हमेशा थका-थका ही फ़ील करेगा। वेट लॉस होता है इसमें काफ़ी, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, काफ़ी लंबे समय तक डिजीज़ से ग्रसित है कोई व्यक्ति, तो उसका डिजीज़ काफ़ी सीवियर होने लगेगा वक्त के साथ साथ। इनके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डायबिटीज़ है, कैंसर है, अर्थराइटिस है। कैंसर में भी ऐसे ही होता है, शुरुआत में हमें पता नहीं चला हम कैंसर से ग्रसित हैं, फिर धीरे धीरे उसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं और एक ही तरह की दिक्कतें पूरे लंबे समय तक रहती हैं और अंत में जाकर काफ़ी वेट लॉस होने लगता है और भी सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज़ के स्टेजेस के बारे में। तो ये 5 स्टेजेस हो सकते हैं: इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, डेक्लाइन एंड कॉन्वेलिसेंस पीरियड्स। पहली हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है और अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। ऐसा एक्यूट डिजीज में शुरुआती दौर में होता है। इस टाइम पीरियड में पैथोजन अपनी संख्या को मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बढ़ाना शुरू करेगा किसी बॉडी के अंदर। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वैरी कर सकता है, जैसा पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। एक्यूट डिजीज़ में ये काफ़ी जल्दी हो जाता है और क्रोनिक डिजीज़ में काफ़ी लंबा समय ले लेता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक्यूट डिजीज़ में शॉर्ट टाइम में ही चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बीमारियां ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्रोनिक काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो उसी तरीके से पैथोजन पे ये डिपेंड करेगा। अगर वो एक्यूट डिजीज़ का पैथोजन होगा तो काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेगा, खुद की ग्रोथ कर लेगा उस बॉडी में। अगर वो क्रोनिक डिजीज़ का पैथोजन होगा तो उसे वक्त लगेगा, वो अपनी संख्या धीरे धीरे काफ़ी स्लोली बढ़ाएगा। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है या फिर उसको कुछ हो रहा है या कोई समस्याएं आ रही। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोड्रोमल पीरियड। इस पीरियड में पैथोजन जो है मल्टीप्लाई करता रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा और बॉडी है जिसके अंदर पैथोजन है वो कुछ साइन और सिम्टम शो करना शुरू करेगी, जैसे कि फीवर आएगा, पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है या फिर इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, कुछ इलनेस के सिम्टम्स शो होने लगेंगे। सिम्टम्स की शुरुआती दौर शुरू हो जाता है, प्राथमिक लक्षण जिसे हम कह सकते हैं वो दिखने लग जाते हैं। अब थर्ड जो है पीरियड ऑफ इलनेस। इस पीरियड में टोटली सिम्टम्स जो है वो ऑब्वियसली कॉमन हो जाते हैं और काफ़ी सीवियर होने लगते हैं। अब है चौथा पीरियड ऑफ डिक्लाइन, यानी कि खत्म होना। पीरियड ऑफ इलनेस आ जाता है तब साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, नंबर ऑफ पैथोजन जो होते हैं वो डिक्रीज करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में साइन और सिम्टम्स कंप्लीटली शो होने लग जाते हैं और सीवियर होने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी एक्टिवेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो उन पैथोजन से फाइट करता है और उनके नंबर घटने लग जाते हैं। तो एक तरीके से सिम्टम्स जो है वो भी डिक्लाइन होने लगते हैं, बट इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो पैथोजन से फाइट करते करते थोड़ा सा वीक हो चुका होता है। तो इस वजह से इस वक्त में हमें बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी कि एक पैथोजेनिक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उससे फाइट करने लगा, बट फाइट करते करते थोड़ा सा वो वीक पड़ेगा जब, तो हमारी बॉडी में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें पीरियड की, पीरियड ऑफ कन्वेलेसेंस। ये पीरियड वो होता है जिसमें पेशेंट
नॉर्मली हेल्दी हो जाता है वापस से। ये पीरियड मोस्टली इन्फेक्शियस जो भी एजेंट होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट्स, उनके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं और डिपेंड करते हैं साइंस और सिम्टम्स के सीवियरिटी पे। प्राथमिक लक्षण और पहचान है उस डिजीज के प्रति, वो कितने सीवियर है, कितने सीरियस है, ये पीरियड उस पर डिपेंड करेंगे। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो काफ़ी कंटेजियस हो सकती हैं इन 5 पीरियड्स के दौरान। मतलब डिजीज के जो 5 स्टेजेस होते हैं उस दौरान इन्फेक्शियस डिजीज घातक हो सकती हैं। मेनी वायरल डिजीज एसोसिएटेड विद रैशेज, वायरल डिजीजेस हैं जिनके सिम्टम्स में रैशेज होते हैं, जैसे कि आप ये सभी जानते होंगे, चिकन पॉक्स हो गए, मीजल्स हो गए, रूबेला हो गया। चिकन पॉक्स में मोस्टली क्या होता है, रैशेज आ जाते हैं बॉडी पर, तो ये कंटेजियस होते हैं। इंक्यूबेशन टाइम में ही, जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो हमारा पहला पीरियड था, उसी टाइम में ही वो बीमारी काफ़ी घातक और जानलेवा हो सकती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिजीज कॉजिंग पीरियड या स्टेजेस या फिर फेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं पैथोजन की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी पे। कुछ पैथोजन इतने इन्फेक्शियस होते हैं कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में ही काफ़ी डेवलप कर जाते हैं, अपनी संख्या को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो हाईली कंटेजियस हो जाते हैं, घातक हो जाते हैं। जैसा कि आप पीरियड्स ऑफ डिजीज के ग्राफ में देख सकते हैं, ये रेड वाली लाइन जो है वो नंबर ऑफ पैथोजन को शो कर रही है और ये ब्लू वाली लाइन है वो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स को शो कर रही है। तो हम दोनों लाइंस को एक साथ लेकर चलते हैं। तो पहली बात हम करते हैं पैथोजन की। इंक्यूबेशन पीरियड में पैथोजन जो है स्लोली काफ़ी धीरे अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर रहा है। ऐसे वक्त में ये ब्लू वाली लाइन देखिए, सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि पैथोजन अभी अपनी संख्या बनाने में व्यस्त है। तो यहाँ पर कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि वो उसकी बॉडी में कोई पैथोजन है, इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स मौजूद हैं भी या नहीं। अब धीरे धीरे प्रोड्रोमल पीरियड में हम आते हैं। पैथोजन अपनी ग्रोथ को कम्प्लीटली शुरू कर रहा है और साथ कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स शो होने लगे हैं। अब हम पीरियड ऑफ इलनेस की बात करें, यहाँ पर पैथोजन काफ़ी रैपिडली ग्रोथ करते हुए हाई पीक पर पहुँच रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ रहे हैं। देखिए काफ़ी तेज़ी से सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं और पैथोजन्स की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ काफ़ी रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं पीरियड ऑफ डिक्लाइन की। यहाँ पर आते आते हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, वो उन पैथोजन से फाइट करता है और उस फाइट में पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो काफ़ी डिक्लाइन होनी शुरू होती है और सिम्टम्स भी घटने लग जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी अब हेल्दी होना शुरू होती है। अब देखिए जो लास्ट है पीरियड ऑफ कन्वैलिसेंस की, इसमें क्या होता है, अब जो पेशेंट की बॉडी है जो इन्फेक्टेड थी पैथोजन से, इम्यून सिस्टम ने उनको किल कर दिया है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से ये ग्राफ डिक्लाइन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो सिम्टम्स है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज की बॉडी काफ़ी हेल्दी दोबारा हो जाती है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये डिजीज़ के पीरियड या फिर स्टेजेस होते हैं, फेज होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आपस में अपनी ग्रोथ को डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में सिम्टम्स शो होते हैं। सिम्टम्स होने से पहले ही बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उनको सर्च करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, फिर उनसे फाइट करने की तैयारी करता है और फाइट करते वक्त उनको किल करना शुरू करता है। धीरे धीरे उनकी संख्या घटनी शुरू होती है। उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो भी घटने शुरू हो जाते हैं और बॉडी दोबारा वापस से हेल्दी हो जाती है। ये हो गया पूरा डिजीज़ कॉज होने के लिए जो फेज़ होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस का मतलब कि किसी को रोग है उसे कैसे पहचाना जा सकता है कम्प्लीटली कि हाँ ये उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा ही कॉज किया हुआ डिजीज़ है। तो बहुत सारी लैबोरेटरी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ में सेम साइंस और सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी बीमारी है।
तो उसके लिए हम कुछ बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड हो गया या फिर सलाइवा हो गया या यूरिन सैंपल हो गए, इन सब के टेस्ट करते हैं। और ये सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या फिर थ्रोट स्वैब होता है, गले में जो सलाइवा होता है, उन सभी सैंपल्स को हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर डिजीज कौन से पैथोजन के द्वारा हुई है। डायग्नोसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज में सेम टाइप के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज में मोस्टली कफिंग होती है, फीवर आता है, दर्द भी रहता है, तो इससे हम पता नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है। तो इसलिए हम बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। ये लेबोरेटरी टेस्ट में आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, थ्रोट स्वैब, स्टूल सैंपल जो हमारे फीसेस होते हैं, फीकल मटेरियल होते हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका भी टेस्ट होता है। उसके अलावा हम एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं या फिर सीटी स्कैन करवा के हम कम्प्लीटली देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज हुई है। कुछ केसेस में बायोप्सी भी की जाती है। तो बायोप्सी में मोस्टली क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन जहाँ पे उसे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का एक छोटा सा टिश्यू का पार्ट लेते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कुछ फंगस जो होते हैं निमोनिया को कॉज करते हैं, निमोनिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। कुछ बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं, कुछ फंगस भी कॉज करते हैं और कुछ वायरसेस भी कॉज करते हैं ये डिजीज। तो हमारा लंग होता है, फेफड़ा होता है, उसका टिश्यू लेते हैं, उसका कुछ पार्ट लेते हैं और उसकी बायोप्सी करके चेक करते हैं कि इसे कौन से पैथोजन ने कॉज किया है। तो इस तरीके से हम डिजीज को पहचानने के लिए डायग्नोसिस करते हैं, विभिन्न प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सके कि वो डिजीज कौन से पैथोजन से हुई है। अब हम बात करते हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज हो गई है, इन्फेक्शियस डिजीज है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। किसी को वायरल डिजीज है या फिर उसका पॉजिटिव एजेंट वायरस है तो हम एंटीवायरल देते हैं, या किसी को फंगस से डिजीज हुई है तो हम एंटी फंगल देंगे, या फिर कोई पैरासाइट है जैसे कि मलेरिया हो गया या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, उसके केस में हम एंटी पैरासिटिक ड्रग्स देते हैं। तो ये सभी मेडिकेशंस हम ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। किसी डिजीज से रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो डिजीज हमें कभी हो ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए जिससे हमें कुछ डिफिशियंसी डिजीज ना हो, हमारे खाने में सारी चीज़ें मौजूद हो जो हमारे बॉडी को चाहिए। अगर वैक्सीन अवेलेबल है उस डिजीज के लिए तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं और अपना सेल्फ केयर करें। और पब्लिक हेल्थ के लिए आप फेस मास्क पहनिए जिससे कि इन्फेक्टेड पर्सन हो तो उस पर्सन से आपको वो इन्फेक्शन ना हो, या फिर आप ही इन्फेक्टेड हो तो आप किसी और को फैला ना सके। तो इसके लिए फेस मास्क भी ज़रूरी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, और वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और अपनी सेल्फ केयर रखें, जिससे इन सभी प्रिवेंशन को अपना करके किसी भी डिजीज से बचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी कुछ जानने का मौका मिले, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं, और इससे जुड़ी कुछ भी क्वेरीज हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।